तो हम लोग ओज के बारे में पढ़ रहे थे, तो ओज में कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। ओज के वर्ण के बारे में हम लोगों ने बात किए थे, तो वहां पर बात किया था कि ओज का जो वर्ण है वो सर्पी वर्ण का या शुक्ल वर्ण का होता है। एक पॉइंट और स्पेशल लिख दीजिए कि चरक ने ओज का हृदय आश्रित ओज का वर्ण, चरक ने हृदय आश्रित ओज का वर्ण ईसत रक्तपीत वर्ण बताया है। ईसत का मतलब क्या होता है? हल्का। ईसत का मतलब थोड़ा सा या हल्का। रक्तपीत वर्ण, जैसे लाल कलर हो और लाल कलर में मिला दो पीला वर्ण, तो वैसे हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं ईसत रक्तपीत वर्ण का। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ओज के भेद। ओज के भेद। ओज के दो भेद हैं चक्रपाणी के अनुसार। एक होता है ओज का परोज और दूसरा होता है अपरोज। परोज और अपरोज। पर ओज जो होता है वो हृदय में होता है और अपर ओज होता है शरीर में होता है। हृदय में जो होता है वो 8 बूंद होता है और जो सर्व शरीर में होता है वो आधा अंजलि प्रमाण होता है। और ब्रैकेट में पर ओज वाले में लिख लेंगे कि अरुण दत्त एक आचार्य थे, इन्होंने 8 बूंद के स्थान पर 6 बूंद बताया। 8 बूंद के स्थान पर 6 बूंद। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओज का जो प्रमाण है पर अपर का, 99% मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ओज क्षय के कारण। ओज क्षय के कारण। देखिए, ओज क्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये रिटेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है कि ओज क्षय के कारण क्या क्या है। तो जैसे किसी को चोट लग जाए, अभिघात। अभिघात मतलब चोट लग जाए। चोट लगने से क्या होगा, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसका ब्लड कम हो जाएगा और ब्लड की वजह से इम्यूनिटी होती है। या तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कहीं चोट लगी उसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है, इस कारण से हो सकता है कि उसका ओज क्षय हो जाए। या क्षय, क्षय मतलब उसकी धातु क्षय हो जाए, उस कारण से, क्योंकि धातुओं से ही क्या बनता है, ओज बनता है। कोप, कोप मतलब क्रोध। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, क्रोध करने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो कैटाबोलिक हार्मोन होते हैं, वो ज्यादा निकलते हैं।
शोक, शोक मतलब दुखी होना। ये कंडीशंस ऐसी होती है, इसमें क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा निकलता है। ये आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये ज्यादा निकलता है, और एड्रेनलिन जब ज्यादा निकलता है तो कैटाबोलिक प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। कैटाबोलिक का मतलब ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होने लगता है। इस कारण से शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और इवन कैंसर तक कर सकते हैं। कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गया, ये सारी बीमारियां कर सकते हैं। तो आचार्यों का जो सोचना था वो कितना सही था कि उन्होंने क्रोध से, शोक से, आगे उन्होंने बताया चिंता, अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, चिंता से बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति श्रम कर रहा है, तो इन सभी कंडीशंस में उस व्यक्ति को स्ट्रेस होगा, उसके शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन या कैटाबोलिक हार्मोन जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाएंगे, उस कारण से फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल आपके शरीर को, आपके सेल को मारने का काम करती हैं, और इवन वो सेल जो होती हैं कैंसर सेल में भी परिवर्तित हो सकती हैं, इतना नुकसान होता है। तो आपको कभी भी चिंता, शोक, ये क्रोध, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। और इन्हें जब आप लोग को मैं नावेगान धारणी अध्याय पढ़ाएंगे कि कौन से धारणी चीजें हैं, तो आचार्य चरक ने कहा कि हमेशा ये धारणी धारण करके रखें, अपने क्रोध को धारण करें, शोक को, चिंता को, इनको धारण करें, एक्सप्रेस मत होने दें, और तभी आप इन रोगों से बच भी सकते हैं। तो ओज क्षय के कारण में विशेष रूप से इनको बताया गया है। जब इसके लक्षण देखें, ओज क्षय के लक्षण, ओज क्षय के लक्षण आचार्य चरक ने भी बताए हैं, सुश्रुत ने भी बताए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लक्षण आचार्य चरक ने बताया विवेति, विभेति मतलब जो व्यक्ति सदैव डरता रहता है, वो सदैव भयभीत रहना। तो आप में से भी जो लोग हमेशा डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, ये उनके अंदर ओज कम होगा। फिर है दुर्बल, दुर्बल यानी कि जो कमजोर हो जाए, बार बार चिंता करना। व्यथित इंद्री, व्यथित इंद्री, व्यथित इंद्री का मतलब है इंद्रियों का व्याकुल होना, इंद्रियों का व्याकुल होना। व्यथित इंद्री, दुष्छायो, दुर्मना, दुष्छायो दुर्मना का मतलब है शरीर के वर्ण का परिवर्तन हो जाना, शरीर के वर्ण का परिवर्तन हो जाना, जैसे कोई व्यक्ति गोरा है तो काला हो जाए, कोई काला है तो गोरा हो जाए, इस तरीके से उसके शरीर के वर्ण का परिवर्तन हो जाए। रुक्षता, शरीर का रुक्ष हो जाना और कृश हो जाना। रुक्षता मतलब रूखा रूखा शरीर हो और दुबला हो। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर मिलते हैं।
लेकिन इम्पोर्टेंट है आचार्य सुश्रुत का। आचार्य सुश्रुत ने ओज क्षय की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ओज विसृंस, ओज व्यापद और ओज क्षय। ये 3 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लक्षण। पहली अवस्था देखते हैं, ओज विसृंस। ओज विसृंस किसे कहेंगे? जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है तो उसे कहते हैं ओज विसृंस। जब उसका और ज्यादा थोड़ी सी इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं ओज व्यापद। जब उसकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से कम हो जाती तो उसे कहते हैं ओज क्षय। जैसे HIV या एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें इम्यूनिटी पूरी तरीके से कम हो जाती है तो उसे ओज क्षय में रखा गया है। तो ओज विसृंस का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब ओज का अपने स्थान से हटना। ओज का अपने स्थान से हटने का मतलब थोड़ा सा कम हो जाना। और इसके जो लक्षण होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, संधि विश्लेष। संधि विश्लेष, विश्लेष का मतलब होता है डिसलोकेशन, तो इसका मतलब होगा ज्वाइंट डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब अपने स्थान, जैसे किसी को पैर में जब मोच आ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिसलोकेशन। तो संधि विश्लेष होगी। दूसरा, गात्राणाम सदनम। गात्राणाम सदनम, गात्र का मतलब होता है शरीर और सदन मतलब दर्द होना या शिथिल होना। तो गात्र का मतलब होता है शरीर, तो शरीर में, सदन मतलब शिथिल, शरीर का ढीला पड़ना। नेक्स्ट है दोष च्यवनम। दोष च्यवनम, च्यवन का मतलब होता है अपने स्थान से हटना। तो दोषों का अपने स्थान से हटना। नेक्स्ट है क्रिया सन्निरोध। क्रिया सन्निरोध, क्रिया सन्निरोध का मतलब क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं में रुकावट होना। शारीरिक क्रियाओं में रुकावट होना। नेक्स्ट देखें, ओज व्यापद के लक्षण। दूसरी जो अवस्था है, ओज व्यापद लक्षण। ओज व्यापद लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापद का मतलब होता है ओज का
दूषित होकर गुणहीन हो जाना। ओज का व्यापद होकर, यानी कि ओज दूषित होकर गुणहीन हो जाना। और इसके लक्षण क्या होंगे जब ओज व्यापद है? तो स्तब्ध, गुरु गात्रता। स्तब्ध, गुरु गात्रता। अब इसका मतलब आप लोग निकाल ही लेंगे। गात्र का मतलब शरीर, स्तंभ मतलब जकड़ाहट, और गुरु मतलब भारीपन। तो शरीर का जकड़न युक्त होना एवं भारी होना। नेक्स्ट लक्षण है वात शोफ। वात शोफ मतलब वातजन शोफ होना। नेक्स्ट है वर्ण भेद। वर्ण भेद का मतलब है शरीर के रंग का परिवर्तन हो जाना। नेक्स्ट है ग्लानि। ग्लानि। शोफ का मतलब होता है स्वेलिंग। शोफ का मतलब भी लिख लें, स्वेलिंग। ग्लानि मतलब डिप्रेशन, अवसाद। तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है बैठे बैठे झपकी लेना। कुछ लोग देखो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, तो उसे तंद्रा कहते हैं आयुर्वेद में। और निद्रा, नींद बहुत आना। तो इसमें जो वातजन्य लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ओज क्षय के लक्षण। ओज क्षय के लक्षण। ओज क्षय के लक्षण में मूर्छा। मूर्छा मतलब सिनकोप, चक्कर खा के गिर जाना। सिनकोप में ट्रांजिएंट ब्लड सप्लाई रुक जाती है, यानी थोड़ी देर के लिए ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिससे चक्कर आ जाता है, मूर्छा। मांस क्षय। मांस क्षय मतलब उसकी मसल कम हो जाएंगी, मसल वास्टिंग। मोह। मोह मतलब फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपके सामने बड़ी तेजी से कुछ कह दे, चिल्ला दे, तो आप एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपको बस चक्कर आने वाला ही है, तो वो कंडीशन कहलाती है मोह। फिर है प्रलाप। प्रलाप मतलब जो चिल्लाते रहते हैं ना, डिलेरियम। और मरण, डेथ हो जाएगी ओ 6 वाले पेशेंट के। तो ये लक्षण मिलेंगे। क्या लिख रहे हैं? ज्यादा मांस खाओगे तो ज्यादा मांस खाओगे तो मूर्छा। आगे लिख लो प्रलाप। ज्यादा मांस खाओगे तो
मूर्छा और मोह से मारे जाओगे। तो प्रलाप से प्रलाप हो जाएगा, ज्यादा मांस खाने से मांस क्षय, मूर्छा, मोह और मरण, ये लक्षण यहाँ पर आपको ओज 6 में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है और दूसरी एक्वायर्ड होती है। नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्पीसीज, स्पीसीज जैसे अफ्रीका वगैरह में क्या है, बहुत इम्यूनिटी होती है उन लोगों की, क्योंकि हमेशा गंदे में ही रहते हैं। रेशियल, रेशियल काले लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, गोरे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, रेशियल इसको कहते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही स्थान पर एक ही समय मौसम चेंज हुआ, मौसम चेंज होने के बाद में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं। ऐसी इम्यूनिटी को इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये नेचुरल तरीके होते हैं इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, दो तरीके की होती है, या तो ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज, जैसे बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है या मीजल्स हो जाता है, तो जिसको गांव में छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, तो बच्चों को जब चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। तो स्पेसिफिक डिजीज के कारण से इम्यूनिटी जब हो, जैसे कोरोना बहुत सारे लोगों को हो गया, तो कोरोना से उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। और दूसरा होता है वैक्सीनेशन से, एक तो नेचुरल तरीके से बीमारी हुई उसको उस तरीके से हो गया, और दूसरा वैक्सीनेशन, जैसे हम लोग इस समय मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, तो 7 वैक्सीन जो हम लोग लगाते हैं, जिसमें से डिप्थीरिया, पर्टुसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इनके जो टीके लगाए जाते हैं, तो टीके में क्या होता है, टीके में या तो वो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, उसी के तरीके का, उस बीमारी के तरीके का बना के डालेंगे, या फिर उसी बीमारी का वायरस डालते हैं लेकिन उसको इस तरह कर देते हैं कि उसके अंदर डिजीज पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाए, तो वो आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करने लगता है, तो वो वैक्सीनेशन से आता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव का मतलब होता है जब बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में डालते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, सांप काटने के बाद में उसको एंटीवेनम देते हैं, तो वो भी बाहर से बनी बनाई होती है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर बॉडी में देखें, दो तरह की इम्यूनिटी है। एक होता है सेलुलर इम्यूनिटी,
सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा है ह्यूमोरल। सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल के कारण से होती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल से होती है। बी सेल से जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, इसमें बनती है एंटीबॉडी। क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी जो होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। IgA, IgG, IgM, IgE। IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। IgA, IgG, IgM और IgE। होते तो बहुत सारे टाइप की हैं। एक IgD भी होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखें, आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, उस डाइजेशन प्रोसेस में 6 बातें ऐसी होती हैं जो आहार परिणाम कर भाव कहलाते हैं। टी सेल का मतलब होता है सेलुलर इम्यूनिटी जो है, टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी जो सेल के द्वारा होती है। जैसे कोई सेल, आपके शरीर के अंदर कोई एंटीजन आया, जैसे ये एक टी सेल है। टी सेल के कई टाइप होते हैं और ये एंटीजन आपके शरीर के अंदर आया, तो ये यहाँ आकर इसको खा ले, तो एक सेल के द्वारा इम्यूनिटी होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। टी सेल में भी साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल होती है, इसमें भी कई प्रकार के टी सेल्स होती हैं, लेकिन चूंकि उतने लेवल तक नहीं है आपका सिलेबस। आहार परिणाम कर भाव हम लोग पढ़ेंगे। आहार परिणाम कर का मतलब होता है कि जब खाना आप खाते हैं, तो उस खाना खाने के बाद में उसका जो डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन में 6 बातें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं भोजन के डाइजेशन के लिए। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह,
काल और समयोग। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और समयोग, ये 6 भाव जो होते हैं वो आहार परिणामकर भाव कहलाते हैं। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा मतलब जो पचाने का काम करे, या इसको अग्नि भी समझ सकते हैं। जो पचाने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। तो अग्नि जो होती है आपके शरीर के अंदर, आचार्य चरक ने अग्नि भेद लिख रहे हैं यहाँ पर। अग्नि भेद, आचार्य चरक ने अग्नियों के भेद में जठराग्नि बताई है, एक प्रकार की होती है। भूताग्नि बताई है, 5 प्रकार की होती है। और धात्वाग्नि बताई है, 7 प्रकार की होती है। तो टोटल यहाँ पर अग्नि भेद देखेंगे तो कितने प्रकार की अग्नि हो जाती है? 13 प्रकार की। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अग्नि के भेद कितने हैं, तो अग्नि के 13 भेद होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। नेक्स्ट है, यहीं पर लिख लेंगे, गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ उपनिषद के अनुसार अग्नि के 3 भेद। अग्नि के 3 भेद कौन से हैं? ज्ञानाग्नि, दर्शन अग्नि और ओष्ठ अग्नि। ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और ओष्ठ अग्नि। यहाँ पर भूताग्नि की बात की है, 5 भूताग्नियां कौन है? तो बस केवल उसके आगे जो महा है, जैसे आकाश महाभूत है, तो आकाश मतलब नाभस अग्नि, वायव अग्नि, केवल महाभूत के आगे अग्नि लगा दो, आग्नेय अग्नि, आप्य अग्नि और पार्थिव अग्नि। पार्थिव अग्नि केवल अग्नि क्या, जो महाभूत है उसके आगे शब्द आप लगा दीजिए, तो ये 5 प्रकार की भूताग्नियां हो जाती है। यहाँ पर एक बात लिख लें, भूताग्नियां और जो धात्वाग्नियां हैं, इनका स्थान लिखें। इनका स्थान क्या होता है? यकृत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूताग्नियां और धात्वाग्नियां का स्थान क्या है? यकृत होता है। नेक्स्ट, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने आहार परिणाम कर भाव का पढ़ा, ऊष्मा अग्नि के बारे में। अग्नि के आधार पर ही यहाँ पर एक पॉइंट और लिखें, ओष्ठ। ओष्ठ भेद, या पहले लिखें अग्नि एक प्रकार की और होती है। अग्नि के 4 भेद और बताए गए हैं, मंदाग्नि, मंदाग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और सम अग्नि। मंदाग्नि का मतलब क्या होता है? जब आपके शरीर के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है कम हो जाए, पेट खराब रहने लगे, आपका कोई चीज खा रहे हैं तो पच ही नहीं रहा है, तो मंदाग्नि किसके कारण से होता है? कफ दोष बढ़ा होता है।
विषम अग्नि, वात दोष बढ़ा होता है। विषम अग्नि का मतलब होता है कि जैसे आपने खाना खाया तो कभी तो आपका पेट सही रहे, फिर कभी कभी क्या होता है पेट खराब हो जाए। तो जब कभी पेट ठीक रहता है, कभी पेट खराब हो जाता है, तो ऐसी अग्नि विषम अग्नि कहलाती है। और यहाँ पर वात दोष बढ़ा होता है, ऐसे व्यक्तियों के पेट में वायु खूब बनती है। तीक्ष्ण अग्नि, यहाँ पर पित्त दोष बढ़ा होता है। पित्त अग्नि का मतलब होता है तीक्ष्ण अग्नि, यानी उसने जो भी खाया तुरंत पच गया, उसका शरीर बड़ा कमजोर सा लगेगा। जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म, किसी का थायराइड बढ़ा होता है, उस कंडीशन में बीएमआर उसका बढ़ा होता है, कुछ भी खाता सब पच जाता है, दुबला पतला आदमी रहता है, तो वहां पर तीक्ष्ण अग्नि होती है उसके पेट में। ये सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग बात हो रही है अग्नि की। सम अग्नि मतलब तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं, तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं। अग्नि के आधार पर आपके पेट का किया गया है, भेद किए गए हैं। कोष्ठ, कोष्ठ कहते हैं पेट को, तो कोष्ठ के भेद भी यहीं पर लिख लें। तीन प्रकार के होते हैं कोष्ठ के भेद: मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ में लिखें, यहाँ पर पित्त बढ़ा होता है, पित्त प्रधान होता है। मृदु का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे कोई व्यक्ति, बहुत सारे बच्चे होते हैं रात में दूध पीते हैं, दूध पीते होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में दूध पिए और उसका पेट खराब हो जाए, उसको पोटी होने लगे, या गन्ने का रस पिए पोटी होने लगे, या मुनक्का खा ले उसे पोटी होने लगे, या फिर वो क्या करे त्रिफला चूर्ण खा ले तब भी उसे पोटी होने लगे, यानी कि कोई भी ऐसी थोड़ी सी चिकनाई वाली चीज खा ले तो उसका पेट में पोटी बार बार उसे मल त्याग के लिए जाना पड़े, तो ऐसा कोष्ठ कहलाता है मृदु कोष्ठ वाला, और इसमें पित्त प्रधान होता है। मध्यम कोष्ठ में यहाँ पर वात कफ प्रधान होगा, या सभी दो सम होंगे, तो ये कोष्ठ जो होता है वो ठीक होता है। क्रूर कोष्ठ क्या होता है, ये वात प्रधान होता है क्रूर कोष्ठ। क्रूर का मतलब होता है उसके पेट में वायु बहुत ज्यादा होगी। क्रूर कोष्ठ में वायु उसके पेट में इतना होगा कि जैसे आप लोग कपड़े फैलाते हो, जैसे इस समय बारिश अगर हो रही तो धूप तो नहीं है, तो पंखा चला देते हो, पंखा चलाने से क्या है कपड़ा सूख जाता है। तो वैसे ही आपके पेट के अंदर जो हवा है, अगर वात बढ़ी है तो वो हवा इस प्रकार से चलती है कि आपकी जो पॉटी होती, जो मल होता है, उसको एकदम सुखा देता है। और इसका मतलब क्या है कि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा, उसका मल जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये तीन प्रकार के कोष्ठ हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ। इसीलिए क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को आप कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन उसको पेट उसका जो है कॉन्स्टिपेशन का कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा। क्या पढ़ रहे हैं, आहार परिणाम कर भाव पढ़ रहे हैं। और आहार परिणाम कर भाव में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा, दूसरा नेक्स्ट देखें ऊष्मा के बाद में वायु, वायु क्या होता है, वायु अपकर्षति, वायु अपकर्षति। अपकर्षण का मतलब होता है खींच कर ले जाना, खींच कर ले जाना। जब आप खाना खाते हैं, यानी कि भोजन लेने के बाद
चबाते हैं और फिर निगलते हैं। फिर क्या करते हैं? निगलते हैं। और निगलने के बाद में कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। तो ये जो निगलने का काम है, यही कौन करा रहा है? वायु कराता है। निगलने का काम कौन कराता है? वायु। और इसी निगलने को ही क्या कहते हैं? अपकर्षण कहते हैं। खींच कर ले जा रही है। तो वायु आपके ईसोफेगस के जो मूवमेंट है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना जहां तक आप गर्दन तक, आप हमेशा देखिए कि अगर खाना आपके चबाते चबाते पीछे इकट्ठा होगा, वहां से आप खाना जो है उल्टी कर सकते हैं। लेकिन एक बार खाना इसोफेगस में पहुंच जाए, यानी कि जो आपकी आहार नाल है उसमें पहुंच जाए, तो क्या आप उल्टी नहीं कर सकते? क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलंटरी मसल या ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं। जैसे मुंह आप चला रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन पेट की, इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो रही, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो अनैच्छिक पेशियां हैं, इनवॉलंटरी मसल जिसे हम कहते हैं। तो वो कौन कराता है वो मूवमेंट? ऐच्छिक पेशियां तो आपके कंट्रोल में है, जो अनैच्छिक है वो किसके कंट्रोल में है? वायु के कंट्रोल में है। तो वायु क्या करता है? अपकर्षण करता है। तीसरा, वायु को अपकर्षण कर लिया। तीसरा जो है क्लेद। क्लेद क्या करता है? आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद आमाशय में स्थित जो क्लेदक कफ है, वो अन्न के, अन्न मतलब आहार के संघात, संघात मतलब कठोरता, अन्न के संघात कठोरता को दूर करता है। तो क्लेदक का मतलब क्या होगा? संघात यानी कि कठोर। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आटा गेहूं पिसवाते हैं, गेहूं हार्ड होता है। जैसे रात में चना भिगो देते हैं, चना आपके खाने का मन हो, छोला खाने का मन हो, तो कितना हार्ड होता है। लेकिन जब आप उसको भिगो कर रख देते हैं तो वही क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। तो वही काम क्लेद करता है आपके शरीर के अंदर। क्लेद क्या करता है? अन्न की जो कठोरता है उसके संघात को दूर करता है। क्योंकि अगर अन्न के संघात दूर नहीं होगा तो भोजन पच ही नहीं पाएगा। भोजन को पचने के लिए उसका गीला होना आवश्यक है। नेक्स्ट, चौथा जो फैक्टर था, स्नेह। स्नेह, स्नेह क्या करता है? मृदुता उत्पन्न करता है। अन्न को मृदु बनाता है। मृदु का मतलब होता है कोमल। कोमल बनाता है। जैसे अन्न का संघात, उसकी कठोरता दूर हो गई, लेकिन अभी उसमें मृदुता नहीं आई है। लेकिन स्नेह अंश जो आपके तेल वगैरह खाते हैं, घी खाते हैं, उससे अन्न में मृदुता आ जाती है, उसमें लुब्रिकेशन हो जाता है। जैसे मोबिल ऑयल वगैरह होते हैं वो लुब्रिकेट करते हैं, उसी प्रकार से आपकी आंतों को स्नेह लुब्रिकेट करेगा, जिसके कारण से आसानी से इंटेस्टाइन मूवमेंट हो जाता है। पांचवा फैक्टर देखें, काल। काल का मतलब होता है समय। और काल क्या करता है? काला पर्याप्त अभिनिवर्तती, अभिनिवर्तयति। तो समय क्या करता है कि जैसे पाचन है, पाचन क्रियाओं में समय लगता है। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से तुरंत भूख लग जाती, 5-6 घंटे लगते हैं ना खाना को पचने के लिए। तो वही पर्याप्त अभिनिवर्तती का मतलब है कि समय इतना होना चाहिए कि खाना आपका पच जाए।
तभी दोबारा खाना खाना चाहिए। तो समय से यहाँ पर काल से मतलब क्या हुआ कि भोजन ग्रहण करने के बाद कुछ समय बाद ही दोबारा से आपको खाना या भोजन लेना चाहिए। नंबर 6 फैक्टर है समयोग। समयोग का मतलब कि सभी आहार ऐसा लेना चाहिए जो धातुओं को सम करता हो। आहार इस प्रकार का लें कि धातुओं को सम रखे। धातुओं को सम रखे। जैसे खाने में कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट आधा भाग हो और प्रोटीन और फैट आधे आधे उससे होने चाहिए। तो ये निर्धारित किया गया है कि जो भोजन होता है उसका होना चाहिए, सम मात्रा में लेना चाहिए। तो ये 6 आहार परिणाम कर भाव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आहार अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, या ये लिखें, आप लोगों ने स्वस्थ व्रत में भी ये पढ़ा होगा, आहार लेने के नियम। आहार लेने के नियम में एक नियम है, आचार्य चरक ने बताया, अष्ट विध आहार विधि विशेष आयतन। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। सुश्रुत ने बताया द्वादश आसन विचार। वाग्भट ने बताया सप्ताह आहार कल्पना। और काश्यप ने बताया चतुर्विंशात्मक आहार विधि विधान। देखो बहुत आसान है याद करना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का मतलब 8 विधियां बताई हैं। द्वादश का मतलब होता है 12, सप्त का मतलब होता है 7, चतुर्विंशात्मक मतलब 24 तरीके हैं आहार लेने के। इसमें आपको केवल चरक वाला ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन चरक से केवल नाम आपको याद रखने हैं। तो आचार्य चरक के जो 8 नाम हैं, प्रकृति, करण, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। उपयोग संस्था और उपयोगिता। उपयोग संस्था और उपयोगिता, बस इसमें केवल क्या लिखना है, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लीजिए। वाग्भट ने उपयोग संस्था एवं उपयोगिता के स्थान पर उपयोग व्यवस्था बताया। उपयोग व्यवस्था माना है।
उपवाग्भट ने उपयोग संस्था और उपयोगिता के स्थान पर उपयोग व्यवस्था माना। देखो ऊपर आओ, ऊपर मैंने क्या बताया, अष्ट आहार विधि विशेषायतन। अष्ट आहार विधि विशेषायतन तो चरक के 8 थे, सुश्रुत के 12 थे, वाग्भट के 7। तो वाग्भट के 7 में क्या है, केवल चरक वाले आप 8 याद रखिए, उसमें से केवल उपयोग संस्था और उपयोगिता के स्थान पर उपयोग व्यवस्था हो जाएगी, बाकी सेम है। देखो इसको मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ ये चीजें क्या होती हैं, लेकिन इतना डिटेल आप में नहीं होएगा। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसका नेचर क्या है। जैसे आपने फल फ्रूट खाए तो फल फ्रूट क्या है, हल्के हैं, आपको पेट खराब नहीं करेंगे, लेकिन आप पूड़ी कचौड़ी खूब खा लें तो वो भारी होते हैं, आपका पेट खराब कर सकते हैं। तो यही आहार की प्रकृति होती है। करण क्या होता है, करण का मतलब होता है परिवर्तन कर देना, उसके गुणों में परिवर्तन कर देना। जैसे कच्चा चावल अगर मैं आपको दे दूं खाने के लिए, तो कच्चा चावल आपको नुकसान करेगा, क्योंकि कच्चा चावल जो होगा वो भारी होता है। लेकिन वही चावल आप क्या करें, पानी वानी डाल के उसको उबाल के पका लें तो चावल हल्का हो जाता है, वो पेट आपका सही रखेगा। तो यही करण कहलाता है। संयोग मिला के खाना, दो चीजें हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि मधु और घृत को, घी और शहद जो होता है इसको बराबर मात्रा में मिला के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो विष बन जाता है। तो इसलिए संयोग का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूध में नमक मिला के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होते हैं। तो यही मतलब आपकी खाने की मात्रा कितनी है। आप 2 रोटी खाते हैं वही राशि कहलाता है। काल, काल का मतलब है किस समय आप खाते हैं, सुबह खाते हैं या दोपहर खाते हैं। और उपयोग संस्था का मतलब होता है कि किस प्रकार से आपको खाना खाना चाहिए। खाना बैठ के शांत मन से भोजन में पूरी तरीके से, यही उपयोग संस्था कहलाता है। उपयोगिता का आप, जो व्यक्ति खाना खा रहा है उसको बोलते हैं उपयोगिता। जैसे मैं खाना खा लेंगे उपयोगिता, मुझे भी पूरे मन से खाना खाना चाहिए, बिना गुस्सा किए खाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहलाते हैं। सर उपयोग संस्था के टाइम पर आवाज नहीं आई थी, एक बार और बता दीजिए। अच्छा, उपयोग संस्था का मतलब होता है और उपयोगिता का मतलब जो व्यक्ति, उसको भी सिर्फ खाने में ही फोकस करके खाना खाना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, सामने टीवी चला लोगे, सामने टीवी चलता रहेगा, खाना आप खाते रहोगे, पिक्चर में पता लगे भाई कोई मूवी चल रही है और बड़ा ही इमोशनल सीन आ गया, हो जाएगा, आप भी इमोशनल हो जाएंगे। या फिर जैसे बाई चांस ऐसा हो जाए कि सामने नहीं है, में आपके मन में वैसे ही हो जाएगा, तरीके से भोजन पचेगा नहीं ढंग से। देश का मतलब होता है कि किस देश में कोई से, कुछ व्यक्ति रहते हैं राजस्थान वाले एरिया में, उसको जांग स्थान में, वहां क्या है, स्थान वाले एरिया में वात बड़ी होती है, तो वहां पर हमको घी, मधुर चीजें, ये सारी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, वो बंगाल, उड़ीसा इस तरफ पूरा रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं, तो वहां पर क्या है, उन सब एरिया में पानी ज्यादा होता है, तो वहां पर हमको मधुर चीजें नहीं खानी है। तो देश के अकॉर्डिंग हमको खाना खाना होता है, वही कहलाता है देश। चलो बस इतना ही पढ़ाना है, आवाज भी थोड़ी ब्रेक कर रही है।